हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और न्यू वीडियो में। साथियों, आज हमारी जो क्लास है वो वन शॉट क्लास होने वाली है। ट्राई करेंगे कि आज हम चैप्टर नंबर 6 जो है आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसको हम कंप्लीट कर दें, जिससे कि आपको कोई भी और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। एक ही वीडियो में आपका सारा जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज का अध्याय हमारा रहने वाला है 06, जिसका हमारा नाम रहने वाला है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, बिल्कुल साथियों, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छा और काफ़ी छोटा, आप कह सकते हो कि सबसे छोटा जो चैप्टर है वो यही है, आप यही मान सकते हो, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 4 से 5 टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं। डेरिवेशन भी इसके अंदर बहुत कम है और सबसे ईजीएस्ट डेरिवेशंस हैं इसके अंदर। सेल्फ इंडक्शन के मान लो या म्यूचुअल इंडक्शन के मान लो, काफ़ी इजी इसके अंदर आपको डेरिवेशन देखने को मिलते हैं। और परिभाषा और जो डेफिनेशंस हैं वो भी काफ़ी इसके अंदर छोटी छोटी देखने को मिलती हैं। तो इसके अंदर साथियों, अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या रहने वाले हैं उनकी अगर हम बात करें, जिनको आप एग्ज़ाम्स में जाने से पहले देखना ज़रूरी होता है आपके लिए, उनकी अगर हम बात करें तो उनमें सबसे पहले जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है स्वयं प्रेरण। सेल्फ इंडक्शन का जो टॉपिक है वो रहने वाला है सबसे पहला। दूसरा जो टॉपिक है वो रहने वाला है अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। और अन्योन्य प्रेरण से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जो कि एग्ज़ाम से पूछे जा सकते हैं, डेरिवेशंस हैं कुछ, वो पूछे जा सकते हैं, वो भी इसके साथ इम्पोर्टेंट है। और नंबर थर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र AC जनरेटर। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा की क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल रही होंगी हमारी क्लासेस में। जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई रखी है उसको आपको देखना है, और अगर प्लेलिस्ट को आपको नहीं पता है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल पे आप देख सकते हो। तो साथियों, शुरुआत करते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, आखिर क्या होता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI कहते किसे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज की जो क्लास है वो वन शॉट रहने वाली है, एक तरह से रिवीजन क्लास रहने वाली है। तो चैप्टर को फुल डिटेल में ना समझाते हुए आपको एकदम सुपर तरीके से, एक्सप्रेस तरीके से आप समझाने वाला हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें तो वो होगी, जब किसी परिपथ या कुंडली से जब साथियों, साथ साथ अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हो, और अगर PDF इसकी चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप देख लेना। बाकी हमारे जो चैनल का बायो है उसके अंदर भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी आपको ज्वाइन करना है और क्लासेस को एंजॉय करना है, और कमेंट करके बताना है कि क्लासेस आपको कैसी लगती हैं। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा की अगर हम बात करें तो जब किसी परिपथ या कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा जन्म लेती हैं। बिल्कुल साथियों, किसी कुंडली या परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में जब हम परिवर्तन करते हैं, बार बार जब हम किसी कुंडली या परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, और उस विद्युत वाहक बल के कारण उसमें प्रेरित धारा जन्म लेती है, प्रेरित धारा की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण उसमें प्रेरित धारा की उत्पत्ति होती है, और यही घटना हमारी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहलाती है। बिल्कुल साथियों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहलाती है, और यही घटना विद्युत धारा प्रेरित होती है, और यही घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहलाती है। साथियों, काफ़ी इजी इसकी डेफिनेशन थी, और बहुत इजी चैप्टर मैंने आपको शुरू में बताया था आपको कि बहुत इजी चैप्टर रहने वाला है आपका, और इससे इजी चैप्टर शायद ही कोई हो। और अभी हमारी जो डेफिनेशन वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अगर हम अगली डेफिनेशन की बात करेंगे तो साथियों वो होने वाली है चुंबकीय फ्लक्स की। ठीक है, पहले इसका जो समरी है वो देखते हैं। तो अगर डेल फाई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिससे प्रेरित धारा जन्म लेती है, और यही घटना कहलाती है EMI,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना कहलाती है ये, ठीक है। इसकी एक समरी ये हमने लिख दी है, ठीक है। अगला जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है विद्युत फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स। विद्युत और वैद्युत में साथियों कंफ्यूज नहीं हुआ, सॉरी विद्युत नहीं, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स हमारा रहने वाला है, वो विद्युत फ्लो में निकल गया, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है। साथियों मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में आपने चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व तथा द्रव्य उसमें भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक और बार रिवाइज कराते हैं। साथियों इस जो विद्युत फ्लक्स का जो टॉपिक है, इसके अंदर हम एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये एक पृष्ठ है हमारा जो कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर वी के अंदर ये पृष्ठ है वो रखा हुआ है, और इस जो चुंबकीय ये जो पृष्ठ है, इससे जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संबंध होती है उसे ही उसका चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। बिल्कुल साथियों, उसे ही चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में या समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ की अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। बिल्कुल साथियों, काफ़ी इजी डेफिनेशन है इसकी, जो कि हर कोई याद कर सकता है बाई इमेजिनेशन, ठीक है। मैंने जो ये डायग्राम बनाया है एक छोटा सा, इसको अगर आप याद रखते हो, इसको अगर आप देख लेते हो, तभी आपको ये याद रहने वाला है, ठीक है। उतने में ही आपको याद हो जाएगा। तो देखिए यार, कितना इजी चैप्टर है हमारा ये, और इतनी इजी चैप्टर को कोई हार्ड कैसे कह सकता है यार, ठीक है। और इसे फाई से व्यक्त करते हैं, और साथियों अगर एग्जाम में फ्लक्स आता है तो वैद्युत और चुंबकीय दो फ्लक्स होते हैं। अगर चुंबकीय फ्लक्स आएगा तो उसके अंदर फाई बी, जिस तरह मैंने लिखा है फाई बी, फाई के नीचे बी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को ये निरूपित करता है। और अगर विद्युत फ्लक्स आता है उसके अंदर उसके नीचे फाई आई या फाई ई लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम के अंदर, थोड़ा ध्यान से पेशेंस से क्वेश्चन को पढ़ना है, देखना है, ठीक है। बाकी आपको पता चल ही जाएगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि चुंबकीय फ्लक्स है या मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा, क्योंकि साथियों जो वेक्टर ए है उसके साथ थीटा कॉर्ड पे होता है, तो इसको हम घटकों में वियोजित करेंगे तो ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा आएगा, ठीक है। तो इस तरह से फाई के जो फॉर्मूला है उसकी व्युत्पत्ति हुई, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, ठीक है। अगर इसके साथियों हम यूनिट्स की बात करें, ठीक है, यूनिट्स की हम बात करेंगे इसकी अगली टॉपिक, लेकिन यूनिट्स की बात करने से पहले इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। और इसका जो फॉर्मूला है वो एक और फॉर्मूला बनता है फाई बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। कॉस थीटा में डॉट प्रोडक्ट होता है, और यहाँ पे जो थीटा है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में बना हुआ कोण है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के मध्य बना हुआ कोण, इसको कॉस थीटा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसके यूनिट्स की, इसकी एसआई यूनिट क्या होता है, ऐसा ही मात्रक इसका क्या होता है, तो वो होता है वेबर, ठीक है। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर, ठीक है। इसका ऐसा ही यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर, और सीजीएस पद्धति में इसका बात करें तो गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका मात्रक, गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गाउस, जिसकी एक ट्रिक भी होती है 1t बराबर 10⁴ गाउस, ठीक है। टीचर्स की फेवरेट ट्रिक है 1t बराबर 10⁴ गाउस। और इसको जो सीजीएस पद्धति में एक और मात्रक होता है उसको कहते हैं मैक्सवेल, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वेबर या मैक्सवेल आ सकता है कभी भी। और अगर हम रिलेशन की बात करें मैक्सवेल और वेबर के अंदर, तो एक वेबर को बात करते हैं, एक वेबर बराबर होता है 10⁻⁴
एक वेबर बराबर होता है 10 की घात 8 मैक्सवेल, ठीक है। और अगर हम बात करें कि एक मैक्सवेल बराबर होगा 10 की घात -8 वेबर, ठीक है। इसको हम व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा उधर की तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो एक मैक्सवेल बराबर होगा 10 की घात -8 वेबर। और इसकी अगर हम विमा डायमेंशन की अगर हम बात करें तो वो होने वाली है m1 L2 T-2 A-1, ठीक है। काफ़ी इजी है, बहुत इजी चैप्टर है, जिसको समझना पड़ता है, ठीक है। फिजिक्स से समझना पड़ेगा, रटना काम नहीं चलेगा रटने से, ठीक है। रटना अगर आप चाहोगे फिजिक्स को तो काम नहीं चलेगा, है ना। इसका डायमेंशन अपनी हो चुकी है। अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की, जिसमें रहने वाला है फाई की निर्भरता। फाई किस किस कारक पे, किन किन कारकों पे निर्भर करती है, ये हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। जो कि इसी से रिलेटेड है, फ्लक्स से रिलेटेड है। फिर कि फ्लक्स किस किस पे निर्भर करता है, किस किस राशियों पर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स है ये, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार कह रहा हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं होना है। पेशेंस के साथ शांत दिमाग से पढ़ना है, शांत दिमाग से क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है, ठीक है। तो साथियों, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। इसके अंदर देखो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, एक तो है बी, दूसरा है ए और तीसरा है कॉस थीटा, कोसाइन, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है यार, फॉर्मूला में दिख रहा है। जो फाई है, जो चुंबकीय फ्लक्स है, वो पहला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, पहला पॉइंट, ठीक है। नंबर सेकंड अगर हम पॉइंट बात करें तो नंबर सेकंड ये क्षेत्रफल पर, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर करने वाला है। क्षेत्रफल सदिश के ऊपर निर्भर करता है, डी एस वेक्टर या डी ए वेक्टर, ठीक है। कुछ भी हम लिख सकते हैं, ए वेक्टर, डी एस वेक्टर, डी ए वेक्टर, ठीक है। तीनों ही सही माने जाएंगे, लेकिन अगर हम डी एस या डी ए वेक्टर ये लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। तीसरा हमारा रहने वाला है वेक्टर वी और वेक्टर ए, जहाँ डी एस वेक्टर के मध्य बने हुए कोण के ऊपर, ठीक है, थीटा के ऊपर, जो कि फॉर्मूले में साफ साफ दिख रहा है यार। कोई भी हमको दिमाग लगाने की या कोई एक्सटर्नल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला अगर याद है तो ये भी क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही हर एक जो डिपेंडेंसी जो क्वेश्चन आते हैं वो फार्मूला बेस्ड होते हैं, ज़्यादातर फार्मूला से ही होता है, लेकिन कभी कभी कोई एक्सेप्शन हो जाते हैं तो अलग बात होती है, ठीक है। केस नंबर 01 की अगर हम बात करेंगे, जिसमें हम थीटा है वो लेंगे 180 जो 0 डिग्री, जिसमें वेक्टर वी और वेक्टर ए एक समान दिशा में होंगे, वेक्टर वी और वेक्टर ए एक समान दिशा में होंगे। साथियों, बोर्ड थोड़ा सा लैग कर रहा है, ठीक है, शायद मैंने ज़्यादा टाइम से चला रहा हूँ इसलिए थोड़ा लैग कर रहा है, लेकिन अभी सही है, ठीक है। वेक्टर वी और वेक्टर ए समांतर हो, यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू साथियों सभी को पता है, ठीक है। फाइव बी बराबर बी ए cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो फाइव बी यहाँ पे हमारा मैक्सिमम होने वाला है, फाइव मैक्स होने वाला है बी ए, ठीक है। फाइव मैक्स होने वाला है बी ए, फाइव की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो बी ए होती है। और केस नंबर 02 की अगर हम बात करें तो वो रहने वाला है, यदि वेक्टर वी और वेक्टर ए दोनों परपेंडिकुलर हों, वेक्टर वी और वेक्टर ए परस्पर लंब हों, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर वी परस्पर अगर लंब होते हैं तो थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 90 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री। वेक्टर वी पर वेक्टर ए परस्पर अभिलंबवत हों तो थीटा बराबर होगा 90 डिग्री, और कॉस ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, ठीक है। कॉस फाइव बी बराबर होगा बी ए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू सभी को पता है 0 होती है, तो फाइव मिनिमम अपना हो जाएगा 0, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, काफ़ी इजी केसेस से, और इस चैप्टर से हमेशा इजी क्वेश्चन ही पूछा जाता है बोर्ड्स में। साथियों, लास्ट में हम बोर्ड में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी करेंगे, और जल्दी ही हम इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ्स की भी क्लासेस लेके आने वाले हैं, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। साथियों, एक और चीज़ जो आपकी नोट करने की है, ठीक है, अगले टॉपिक्स में बढ़ने से पहले सबसे पहले नोट करने की एक और चीज़ है, जो कि आपकी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की जो घटना है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की जो घटना है उसका सत्यापन, उसका जो स्पष्टीकरण है वो फैराडे के प्रयोग
ठीक है। फैराडे के जो प्रयोग थे, जो फैराडे ने 3 प्रयोग किए थे, जिनको बारी बारी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रिवीजन टाइप में पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आपको 100% आने वाला है और बहुत शॉर्ट में पढ़ाऊँगा, फिर भी आपको 100% समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। और समझ में नहीं आता तो आपको वीडियो को दोबारा से देखना, थोड़ा सा टाइमलाइन को। ठीक है, समझ में आपको 100% आ जाएगा। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना का सत्यापन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना का सत्यापन फैराडे के प्रयोग द्वारा किया जाता है। फैराडे के प्रयोगों द्वारा किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना का सत्यापन फैराडे के प्रयोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये जो लाइन है वो हट जाएगी थोड़ी देर में, शायद आपको दिख ना रहा हो नीचे का टेक्स्ट। यस, अब भी आपको विजिबल हो रहा होगा काफ़ी अच्छे से। ठीक है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना का सत्यापन फैराडे के प्रयोगों द्वारा किया जाता है। अब साथियों, चूँकि फैराडे के प्रयोगों की बात आ ही गई है, तो ये भी देख लेते हैं कि फैराडे के प्रयोग क्या थे। ठीक है, फैराडे ने टोटल अपने 3 प्रयोग किए थे, जिनमें हमको 4 कंडीशंस के बारे में पढ़ना है। तो हेडिंग लगाते हैं फैराडे के प्रयोग। आपको भी अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर फैराडे के प्रयोग नाम से एक हेडिंग लगा लेनी है और साथ साथ नोट करते चलना है एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे के प्रयोगों के बारे में हमको काफ़ी अच्छे से चर्चा करनी है, लेकिन हम इसको शॉर्ट रिविजन टाइप में क्लासेस ले रहे हैं। 1 शॉट क्लास है, तो इसको काफ़ी अच्छे से एकदम शॉर्ट में हम ख़त्म करेंगे और बहुत अच्छे से डिटेल में हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैराडे के प्रथम प्रयोग की। ठीक है, फैराडे ने कौन कौन से प्रयोग किए उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले प्रयोग नंबर फर्स्ट, 3 प्रयोग किए थे, जिनमें से हम पहला प्रयोग पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर फैराडे ने प्रयोग नंबर फर्स्ट में फैराडे ने 2 चीज़ें ली थी। पहला, एक चुंबक ली थी, एक क्षण चुंबक ली थी। ठीक है, चुंबक नहीं, क्षण चुंबक। तो सबसे पहले प्रयोग में एक क्षण चुंबक ली गई, जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों को व्यक्त करती है, और इसके साथ एक कॉइल ली गई, एक कुंडली ली गई, जिसके साथ एक गैल्वेनोमीटर धारा का संसूचन करने वाला धारा मापी यूज़ किया गया। ठीक है साथियों, धारा मापी जो है धारा का संसूचन करता है, ना कि धारा का मापन करता है। ठीक है, धारा के मापन के लिए अमीटर की युक्ति, जो अमीटर नाम की युक्ति है, उसको यूज़ किया जाता है, लेकिन धारा के संसूचन के लिए धारा मापी का यूज़ किया जाता है, और इस कुंडली को हमने सी नाम दे दिया। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट जो कुंडली है उसको फैराडे ने क्या हुआ, स्थिर रखा। ठीक है, पहले और दूसरे जो प्रेक्षण है उसमें फैराडे ने कुंडली को स्थिर रखा, चुंबक को कुंडली के पास लाया गया। पहले प्रयोग पे कुंडली को स्थिर रखकर चुंबक को पास लाया गया, तो फैराडे ने क्या देखा कि जो गैल्वेनोमीटर के अंदर की जो सुई है, ठीक है, ये जो सुई है वो विक्षेप देती है, यानी धारामापी विक्षेप देता है, धारामापी विक्षेपित होता है। ठीक है, ये जो धारामापी है वो किसी भी दिशा में विक्षेपित हो सकता है, लेकिन जो विक्षेप की दिशा होगी, अगर हम इसको पास लेके आ रहे हैं तो एक ही डायरेक्शन में होगी, क्योंकि इसकी जो फ्लक्स है उसके फ्लक्स में वृद्धि होगी। फ्लक्स में वृद्धि होने पर धारामापी विक्षेप देता है। और साथियों, इसका जो स्पष्टीकरण है उसकी भी हम लाइन लिखने वाले हैं। तो सेकंड जो प्रेक्षण है, सेकंड प्रेक्षण में क्या किया, कुंडली को स्थिर रखा गया और चुंबक को दूर लेकर जाया गया। तो साथियों, फैराडे ने देखा कि फिर भी धारामापी विक्षेप देता है, परंतु इस बार जो विक्षेप है वो विपरीत दिशा में देता है। ठीक है, धारामापी विक्षेप देता है परंतु विपरीत दिशा में। ठीक है, इसके आगे लिखना होगा, धारामापी पर विपरीत दिशा में विक्षेप देता है। ठीक है, विक्षेप देना कॉमन बात है, लेकिन विपरीत दिशा में देता है ये अलग बात है। ठीक है, अब क्योंकि हम एन ध्रुव को पास लेके आए हैं, तो जो धारामापी है वो विक्षेप देता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और अगर हम एस ध्रुव को पास लेके आते हैं तो धारामापी विक्षेप देता है क्लॉकवाइज। ठीक है, अब तीसरा जो प्रेक्षण है उसमें कुंडली को पास लाया गया, या कुंडली को पास या दूर भी हम कह सकते हैं। जो चौथा जो प्रेक्षण है साथियों, मैंने 2 एक्सपेरिमेंट्स को एक साथ लिख दिया है। चुंबक को इस बार स्थिर रखा गया, चुंबक में कोई मूवमेंट नहीं रखा गया। तो साथियों, बात तो एक ही है ना, कद्दू छुरी पर गिरे या छुरी कद्दू पे गिरे, ठीक है, एक ही बात है। तो भी धारामापी विक्षेप देता है, इनमें धारामापी विक्षेप देगा, परंतु जो विक्षेप है उसकी दिशा अलग अलग होगी दोनों कंडीशंस में, पास और दूर ले जाने में। ठीक है,
नंबर 4 पे कुंडली को स्थिर रखा गया, कुंडली को स्थिर रखा गया और चुंबक को भी स्थिर रखा गया। ठीक है, कुंडली और चुंबक दोनों को स्थिर रखा गया, कुंडली और चुंबक दोनों को स्थिर रखा गया। तो फैराडे ने क्या देखा कि धारामापी में किसी भी तरह का विक्षेप नहीं होता है। धारामापी में किसी भी तरह का कोई विक्षेप नहीं होता है। ठीक है, और ये जो है आपके चारों के चारों प्रेक्षण तैयार हो चुके हैं और काफ़ी इजी तरीके से, काफ़ी इजी वे में हमने प्रेक्षणों को तैयार किया। ठीक है, काफ़ी इजी वे में हमने समझा, बहुत शॉर्ट में हमने समझा। लेकिन साथियों, ये टॉपिक ज़्यादा डीपली समझने के लिए नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, तो ज़्यादा इसके लिए एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट में अगर हम टेबल के माध्यम से समझें तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम टेबल को ही यूज़ करते हैं, है ना। और ये जो टेबल वाला मेथड है काफ़ी इजी होता है। अगर आपको एग्ज़ाम में दे जाना है तो एग्ज़ाम से पहले अगर आप टेबल को देख जाते हो, जो हम पीडीएफ देने वाले हैं उस टेबल की पीडीएफ को, उस पीडीएफ में जो टेबल बन रही है उस टेबल को अगर देखते हो तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है यार। ठीक है, कोई भी इसमें डाउट की बात नहीं है। अब बात करेंगे कारण, स्पष्टीकरण। ठीक है, कि इसका जो क्या कारण है कि फ्लक्स बढ़ रहा है, सॉरी, ये जो कारण क्या है कि धारामापी विक्षेप दे रहा है। ठीक है, तो धारामापी के विक्षेप का साथियों मैंने कारण आपको बताया था। इसको मैं एक परिभाषा इसकी लिख देता हूँ, थोड़ी सी मैं इसकी जो लैंग्वेज है वो लिख देता हूँ। जब चुंबक को कुंडली के पास लाया जाता है या दूर ले जाया जाता है, ठीक है, कुंडली को पास लाया जाता है, तो ये जो कुंडली है, कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है। ठीक है, अब चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि कैसे हुई सर? साथियों, मैंने आपको चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा बताई थी कि चुंबकीय फ्लक्स क्या चीज़ है, कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें रखे हुए पृष्ठ से उस पृष्ठ की अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। ठीक है, तो चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं, तो जब चुंबकीय बल रेखाएं इस कॉइल से होकर जाएंगी तो इससे थोड़ा बहुत फ्लक्स बनेगा और कुंडली के जो फ्लक्स है उसमें वृद्धि होगी, जिसके कारण कुंडली का जो धारामापी है वो विक्षेप देता है, अर्थात कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है और इस कारण ही जो धारामापी है वो विक्षेप देता है। ठीक है, और फ्लक्स में जो वृद्धि है उसको हम कह सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है, फ्लक्स में वृद्धि या कमी को हम परिवर्तन भी तो कह सकते हैं ना यार। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण धारामापी विक्षेप देता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण धारामापी विक्षेप देता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण धारामापी विक्षेप देता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण धारामापी विक्षेप देता है। और जब दूर इसको लेके जाया जाता है, जो चुंबक है उसको दूर ले जाते हैं, तो धारामापी विपरीत दिशा में विक्षेप देता है, क्योंकि फ्लक्स में कमी होती है ना। फ्लक्स में कमी होती है यानी फ्लक्स में परिवर्तन होता है, डेल फाई फ्लक्स में परिवर्तन को दर्शाता है, जिससे धारामापी विपरीत दिशा में विक्षेप देता है। धारामापी विक्षेपित होता है लेकिन विपरीत दिशा में। ठीक है, धारामापी विक्षेप तो देता है परंतु विपरीत दिशा में देता है। बिल्कुल साथियों, ये एक थ्योरी है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं। अगर आप इसको समझते हैं तो अपनी लैंग्वेज में काफ़ी अच्छे से लिख सकते हो और भी डिटेल में लिख सकते हो, अगर आपको समझ में आता है तो। ठीक है, वरना अगर आप रट रहे हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है, परेशानी की बात है। ठीक है, लेकिन जब धारामापी को और चुंबक को दोनों को स्थिर रखा जाता है, धारामापी और चुंबक दोनों को स्थिर रखा जाता है, धारामापी एवं चुंबक दोनों को स्थिर रखा जाता है। ठीक है, धारामापी और चुंबक दोनों को स्थिर रखने पर क्या होगा कि जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिसके कारण किसी भी तरह का विक्षेप धारामापी में उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, जब कुंडली व धारामापी दोनों को स्थिर रखा जाता है, कुंडली व धारामापी दोनों को स्थिर रखा जाता है, दोनों को स्थिर रखा जाता है, कुंडली व धारामापी दोनों को स्थिर रखा जाता है, तो धारामापी में किसी भी तरह का विक्षेप नहीं होता है। चुंबकीय सुई में, चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसके कारण चुंबक की सुई जो है उसमें किसी भी तरह का विक्षेप नहीं दिखाई देता है। ठीक है साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है,
ये जो पार्ट है काफ़ी छोटा रहने वाला है और मैं क्षमा चाहूँगा कि आपकी जो वीडियो है उसको मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह का जो सपोर्ट है वो बनाए रखिएगा। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे प्रयोग नंबर 2 की। यहाँ तक कि मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, यहाँ तक का जो ब्यौरा है उसको लिख देता हूँ, ठीक है। अगली हम बात करेंगे प्रयोग नंबर 2 की। धन्यवाद।